नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज हम स्पेशल बुलेटिन आपको बता दें कि हरिद्वार के हर के पेड़ी से यहां पर लाइव कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले करते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए सियासी दलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ताल ठोक रखी है। जहां सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पश्चिम के मुद्दों को लेकर सत्ता और विपक्ष में तीखी तकरार लगातार देखने को मिल रही है। और यही नहीं, जहां एक ओर सत्ता विपक्ष पर हमलावर है, वहीं अखिलेश यादव और जयंत सरकार के दावे और सरकार के जो काम सरकार गिराने की कोशिश कर रही है उनको जुमला करार दे रही है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते देखा, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अब अपराधियों को जब सरकारी बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद किया जाता है तो अपराधियों के संरक्षकों के घर में कर्फ्यू लगता है। गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। पिछली सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। पहले कावड़ यात्रा रोकी जाती थी, हमने तो कावड़ यात्रा भी प्रारंभ कर दी है। वे रोक लगाते थे, हमने कहा नहीं रुकेगी नहीं। भाइयों बहनों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। हमने तो अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन है, उनसे समय समय पर बात हुई है। उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, उनके बीच में
बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। के लिए सोच ईमानदार चाहिए, और जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। एक काम दमदार तभी है क्योंकि सोच ईमानदार है। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून के छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट के से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, राह चलते हुए व्यक्ति को गोली मार देता था। आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी। उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। गरीब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है अब, क्योंकि उसके पास अन्न भी है, फ्री में उपचार भी है, और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी है। आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। और चलिए आपको अब वो तस्वीर दिखाते हैं जो कि पश्चिम के किले को भेदने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सामने आ रही है। आपको बताएं कि जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनता के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संवाद कर रहे हैं और घर घर जाकर, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के साथ बातचीत की जा रही है। और पश्चिम में जिस तरीके का सियासी रण इस बार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। विपक्षी दल के तमाम आरोपों के बीच सत्ता पक्ष के लोग, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा इसकी कमान संभाले हुए हैं और जेपी नड्डा भी लगातार जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो सियासी दंगल है उसके लिए माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। पूरी तरह से सियासी पारा सातवें आसमान पर है। ठंड जरूर है, लेकिन सियासी माहौल में इतनी गर्मी है कि कहीं भी इस ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के सियासी दंगल में भी अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। अमित शाह खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं। आज उन्होंने रुद्रप्रयाग का दौरा किया और वहां पर बाबा रुद्र के दर्शन किए, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद मातृशक्ति के साथ वहां पर संवाद भी किया। पूर्व सैनिकों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने घर घर जाकर लोगों को यह मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में हर जगह सियासी संग्राम जारी है। उत्तराखंड में भी सत्ता की दावेदारी के लिए सियासी दलों ने अपना जाल बिछा रखा है। पहाड़ के मुद्दों के साथ उत्तराखंड में पिछले 5 साल में किए गए कामों को गिनाने और अगले 5 साल का रोड मैप सामने रखने की कोशिश जारी है। मैं उत्तराखंड में आया था, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, वीरभूमि देवभूमि की सरकार देती है तो हमारा वादा है कि जो काम
70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। बहुत जरूरी, हर राज्य का विकास जरूरी, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के सत्याग्रह 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहाँ नमन करने के लिए आकर्षित है। पिछले 70 साल में क्या हुआ वो देश के पास पूंजी के तौर पर हर किसी के सामने है, लेकिन सियासी पिच पर बैटिंग करना है तो कोई कैसे कहे कि ऐसा नहीं है वैसा है। उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को? हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए, और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना, और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के मंच से प्रतिष्ठापित हुआ है। वैसे बीजेपी राष्ट्रवाद के टॉपिक पर हर किसी को घेरने की कोशिश करती है। ऐसे में एक बार फिर से उत्तराखंड की धरती से सियासी मैदान में जवानों को लाने का काम हुआ है। सुरक्षा करते हैं वो जवान, इनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा, तो उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो देवभूमि और वीरभूमि। किसके लिए किसने क्या किया है ये तो वो लोग बेहतर जानते होंगे जिनके लिए बीजेपी सरकारों ने मिलकर काम किया है। वैसे बीजेपी ने दावा किया है कि 50 के दशक से आज तक के जितने भी संकल्प पत्र सामने आए हैं उन पर बीजेपी ने काम किया है, जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान पूर्व सैनिकों को संबोधित किया तो महिलाओं और अनुसूचित जाति के समाज को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को एक एक कर गिनाया तो विपक्ष के मुखिया यानी कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत को भी सीधे निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि मैं जनता के सामने, हमारी सरकार जनता के सामने 5 साल का हिसाब किताब रख रही है। हरीश रावत बताएं कि 2012 से 17 के बीच उनकी सरकारों ने क्या कुछ काम किया। उन्होंने जनता से अपील की कि उनको घपले घोटालों की सरकार चाहिए या फिर उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने वाली सरकारें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने किले को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही है, वहीं उसकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था और अपराध के मसले पर घेरने की कोशिश की, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसका पलटवार किया और कहा कि अपराध पर चुप्पी और दूसरों पर हंगामा क्यों। समाजवादी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर लिस्ट जारी कर रही है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार उन नेताओं के नाम ले रही है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोगों को सामने लाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, जिन पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी की जब सूची आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हिस्ट्री शीटर अपराधियों की, और जो लोग भय फैलाने का कार्य करते हैं, हमारी बहनों और माताओं को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, जो दंगे कराते हैं, उनको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर। आज जो सूची जारी हो रही है, दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं देख रही है। उनकी सूची में भी बड़ी संख्या
पुलिस जांच में जुटी।